बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये पाकिस्तान क्रिमिनल कोड का चैप्टर नंबर 11 है और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 217 से लेकर 223 तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। इनका जो थीम है वो है पब्लिक सर्वेंट अब्यूजिंग लीगल अथॉरिटी। जो सेक्शन नंबर 2017 है ये चैप्टर नंबर 11 का फाउंडेशनल अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पावर का सेक्शन है। ये बात करता है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, यानी पब्लिक सर्वेंट जो है लॉ को ओबे नहीं कर रहा, किस इंटेंशन के साथ? टू सेव पर्सन्स फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। कहता है इसका टेक्स्ट कि हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए वो ये है कि यहाँ पे आम आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है। जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 21 जो है वो क्या करता है, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। ओके, यानी पब्लिक सर्वेंट जो है वो ज़रूरी है। नोइंगली डिसओबेज, यानी जानते बूझते जो है वो क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ, यानी डायरेक्शन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है कि कोई भी जो है लीगल ड्यूटी है या प्रोसीजर है या रूल है, अगर वो क्या कर रहा है उसको नोइंगली डिसओबे कर रहा है। इज़ द वे इन विच ही इज़ टू कंडक्ट हिमसेल्फ इज़ पब्लिक सर्वेंट, यानी लॉ जो है वो तो ऑलरेडी ये बताता है ना कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनको ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है। इंटेंडिंग देयर बाय टू सेव और knowing it to be likely that he will thereby save any persons from legal punishment, यानी उसका जो इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो जो लॉ को डिसोबे कर रहा है उसके पीछे उसकी नीयत ये है कि वो किसी को बचाना चाहता है, यानी उसको पता है कि वो किसी को बचा रहा है, या जो है नोइंगली उसको ये मालूम है कि उस वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी लॉ के डिसोबे करने वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय सेव एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, कि वो क्या करेगा, वो किसी शख्स को जो है लीगल पनिशमेंट से बचा सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी को बचा रहा है तो कैसे बचाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंटेंशनली किसी को अरेस्ट नहीं करता या जो है वो चालान जो है वो वीक बनाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी होगी ना कि अगर चालान वीक होगी तो फिर जो है पूरा केस जो है वो वीक बनेगा। या अगर उसको इल्लीगल तरीके से रिलीज़ करवाता है, ठीक है, या एविडेंस में खोट बोर्ड करता है ताकि जो मुलजिम है जिसको वो बचा रहा है, अगर वे एविडेंस जो होंगे वो वीक होंगे तो ये किसके फेवर में जाएंगे, ये इसके फेवर में जाएंगे ना, अक्यूज्ड के। तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा फ्रॉम लीगल पनिशमेंट और सब्जेक्ट हिम टू अ लेस पनिशमेंट। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और ये जो पब्लिक सर्वेंट है ये क्या कर रहा है, ये उसको किसी जो इंटेंशनली माइनर ऑफेंस है ना उसमें कन्वर्ट कर रहा है ताकि जो उसकी पनिशमेंट हो, उसको पता है कि पनिश तो इसको मिलनी ही मिलनी है लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि इसको कम पनिशमेंट मिले। देन दैट टू विच ही इज़ लाइबल, यानी उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वो क्या चाह रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो ये चाह रहा है कि उसको ऐसी पनिशमेंट दे जो ऑफेंस उसने कमिट किया है जिसके लिए वो लाइबल है उससे कम हो। आगे ये कह रहे हैं कि और विद इंटेंट टू सेव और नोइंग दैट ही इज़ लाइकली देयर बाय टू सेव एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर फ्यूचर और एनी चार्ज टू विच इट इज़ लाइबल बाय लॉ, यानी इसमें जो है प्रॉपर्टी जो है वो भी इसमें, प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन है वो भी इसमें कवर्ड है। या जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी इंटेंशन क्या हो कि वो सेव कर सके किस चीज़ को, किसी भी प्रॉपर्टी की फॉर फ्यूचर को, ठीक है, जो किस चीज़ में जो है यानी फॉर फ्यूचर हो रही है या अगर कोई चार्ज है उसके अगेंस्ट, उससे वो उसको बचा सके। अब ये जो यहाँ पे जिक्र है ना प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, यानी कोई भी लीगली अटैच कन्फिसिकेट या सीज होने वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यानी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्मगल होके आई है या कोई गैर कानूनी असासे हैं, ठीक है, या जो है इलीगल वेपन है, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या चाहता है, फॉर फ्यूचर से वो बचाना चाहता है। कौन? ये पब्लिक सर्वेंट। अब फॉर फ्यूचर जो है वो क्या होता है, ये स्टेट का राइट होता है
कि वो उसको कन्फिस्केट यानी सीज कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, यानी लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्रग ट्रैफिकिंग में एक गाड़ी जो है वो यूज़ हुई है तो गवर्नमेंट उसको कन्फिस्केट जो है वो कर सकती है। और अगर ऑफिसर जो है ये पब्लिक सर्वेंट ये इंटेंशनली रिकॉर्ड वीक करता है ताकि कन्फिस्केशन जो है वो ना हो तो फिर उसके ऊपर 217 जो है वो अप्लाई हो सकता है। और यहाँ पे जो चार्ज का वर्ड यूज़ हुआ है और एनी चार्ज टू विच इट इज़ लाइबल बाय लॉ, इसका ये मतलब है कि यानी कि कोई जनरल फाइनेंशियल या लीगल बर्डन के सेंस में जो है यहाँ पे बात हो रही है। यानी यहाँ पे चार्ज वो वाला चार्ज नहीं है जो हम कहते हैं ना कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी के ऊपर जैसे एफआईआर वगैरह लग गई है, कंप्लेंट है, ठीक है। इसकी एग्जांपल कैसी हैं कि फॉर एग्जांपल रिकवरी है या पेनल्टी है या फ़ाइन रिकवरी है, ठीक है, अटैचमेंट है, तो ये सब चीज़ें जो है चार्ज में आ सकती हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टी थी ये क्या थी, ये किसी यानी लीगली किसी बर्डन या एक्शन का सब्जेक्ट थी और ऑफिसर इंटेंशनली उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ऐसे शख्स की जो पनिशमेंट होगी यानी जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसकी पनिशमेंट होगी ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर या फाइन लगेगा या दोनों लग सकते हैं। और CPSC के साथ अगर हम इसको लिंक करके दे दें तो सेम वही सेक्शन जो है 195 1B जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि CRPC का जो सेकेंड शेड्यूल है उसके अंदर जो सेक्शन नंबर 217 है ना, ये एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस जो है। सो इसका मतलब ये है कि जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दें जो पुलिस है वो इस सेक्शन के अंदर सीधा केस रजिस्टर या अरेस्ट जो है वो नहीं कर सकती। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 218 को। ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन्स फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगते हैं लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सेक्शन नंबर 217 है उसमें जो ऑफिसर होता है वो सिर्फ लॉ को डिसओबे करता है, ठीक है, जैसे एक्शन ना लेना। जबकि जो सेक्शन नंबर 218 है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। और एक्टिव रोल कैसे प्ले करता है कि वो कोई इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है, यानी झूठे रिकॉर्ड बनाता है या कोई राइटिंग जो है वो तैयार करता है किस इंटेंशन के साथ कि किसी शख्स को बचा सके पनिशमेंट से या उसकी प्रॉपर्टी को जो है फॉरफीचर से बचा सके। सो ये कहते हैं कि हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग ए सच पब्लिक सर्वेंट, यानी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो काम कर रहा हो उसका पब्लिक सर्वेंट होना जो है वो ज़रूरी है। चार्ज विद द प्रिपरेशंस ऑफ एनी रिकॉर्ड और अदर राइटिंग, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो ड्यूटी है वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो कोई रिकॉर्ड या जो दूसरी राइटिंग्स हैं वो क्या करें, वो तैयार करें। और वो क्या हो सकती है, वो जो है कोई एफआईआर भी हो सकती है, रोजनामचा भी हो सकता है, रिकवरी मेमो भी हो सकता है, कोई मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लैंड रिकॉर्ड हो सकता है, चालान हो सकता है, कोई कस्टडी का रजिस्टर हो सकता है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो सकती है। तो इसकी मल्टीपल जो है वो एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और इसमें सिर्फ पब्लिक सर्वेंट में पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पब्लिक सर्वेंट में सेक्शन 21 के अंदर अगर आप देखें कि इसकी जो इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। इन पुलिस ऑफिसर भी आते हैं, पटवारी, मजिस्ट्रेट, क्लर्क उसके हो गए, या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जेल का अमला या रिवेन्यू ऑफिसर, ये सब जो है पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। और उनके ऊपर जो है हर एक के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है यानी वो डिफरेंट ड्यूटी के साथ जो है वो चार्ज होता है, ठीक है, और उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी राइटिंग्स उनकी को करनी पड़ती है। और वो क्या कर लेता है, फ्रेम्स दैट रिकॉर्ड आर राइटिंग इन अ मैनर विच ही नोज टू बी इनकरेक्ट। वो क्या करता है कि वो इंटेंशन यानी अगर वो जानता है विच ही नोज, तो फिर इसका मतलब है कि उसको इंटेंशनल फॉल्सिटी है, ठीक है, और वो मिस्टेक तो वो नहीं कर रहा, वो जानबूझ के कर रहा है। क्या कर रहा है, और वो जो रिकॉर्ड या राइटिंग वो प्रिपेयर कर रहा है वो इस तरह प्रिपेयर कर रहा है कि वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, with intent to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause loss or injury to the public or to any person। अब जो पब्लिक सर्वेंट है उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन जो है वो ये है
कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, लॉस करे, उसको इंजरी कॉज करे, ठीक है। इंजरी को पाकिस्तान पेनल कोड में जो है डिफ़ाइन किया है, इसमें सिर्फ फिज़िकल इंजरी शामिल नहीं है, इसमें मेंटल, रिपुटेशनल, लिबर्टी का लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस सब शामिल है। चाहे वो ये जो उसकी जो इंटेंशन है ना किसी को नुकसान पहुंचाने की, वो पब्लिक भी हो सकता है और या जो है वो कोई एक शख्स भी हो सकता है, और विद इंटेंट देयर बाय टू सेव और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय सेव एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, या वो इस इंटेंशन के साथ ये सब कर रहा हो जान के बूझते कि वो किसी शख्स को जो है वो बचाना चाहता है लीगल पनिशमेंट से, और विद इंटेंट टू सेव और नोइंग दैट ही इज़ लाइकली देयर बाय टू सेव एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर फ्यूचर, या जो है वो किसी इस इंटेंशन के साथ किसी को सेव कर रहा हो, या उसको मालूम हो कि यानी वो जिसको सेव कर रहा है तो इम्कान ये है कि उसके सेव यानी उसके इस अमल से वो क्या होगा, किस अमल से, इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाने से या राइटिंग बनाने से किसी शख्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो फॉर फ्यूचर से बच जाएगी, और अदर चार्ज टू विच इट इज़ लायबल बाय लॉ। अब इसको जो है इस फ्रेज़ को हम ऊपर जो है ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। यानी कोई भी और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ने उसके ऊपर लगाई होती है, तो ऐसा जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको पनिश किया जाएगा, जिसकी एक्सटेंशन जो है 3 ईयर तक हो सकती है, फ़ाइन भी लग सकता है और दोनों भी लग सकते हैं। और इसका जो ताल्लुक़ है ना वो जो स्पेशल लॉ है नेब का, उसके साथ भी है। उसका जो सेक्शन नंबर ओके, जो सेक्शन नंबर इसका 9(4) है ना, 9A4, तो ये 9 है, सेक्शन नंबर 9 है, ये करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है, और ये जो है ए है, और इसमें जो है हम क्लॉज नंबर 4 देखते हैं, तो ये बात कर रहा है। सो ये इसका क्लॉज नंबर 6 है, ये कहता है कि इफ़ ही यानी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो क्या करता है, मिसयूज़ हिज अथॉरिटी करता है, किस वजह से कि या कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए, किसी को अपने आप को फेवर देने के लिए, या किसी और शख्स को फेवर देने के लिए, ठीक है। और रेंडर्स और अटेम्प्ट्स टू रेंडर और विलफुली फेल टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी, ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रांट और रिडेंशंस ऑफ एनी अनड्यू बेनिफिट और फेवर। तो ये सेम वही बात हो रही है, ये इस सेक्शंस में भी किस चीज़ की बात हो रही है, वही मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है ना, कि अगर वो क्या कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके ऊपर लॉफुल ड्यूटी है कि वो जो है रिकॉर्ड बनाए, राइटिंग करे, और वो उसको इस तरीके से कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो किसी शख्स को जो है बचा रहा है लीगल पनिशमेंट से, या उसकी प्रॉपर्टी को बचा रहा है, ठीक है। तो फिर इस सूरत में ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसके इनके ऊपर नेब के अंडर भी जो है केस चल सकता है, 9(1) से 9A6। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 219, ये बात करता है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एट्सेट्रा कंट्रेरी टू लॉ। सो ये कहते हैं कि हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट होना इस सेक्शन के लिए शर्त है, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding, corruptly means यानी बदनीयती के साथ, डिसऑनेस्ट मोटिव के साथ, फेवर के साथ, या कोई इलीगल बेनिफिट लेने का अगर उसकी नीयत है तो उसको करप्टली कहा जाएगा। और मिलीशियसली का मतलब ये है यानी बेड फेथ के साथ, अगर किसी से बदला लेना है, या किसी से पर्सनल हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी निकालनी है, ठीक है, या किसी के साथ इंटेंशनली अनजस्ट कंडक्ट जो है अगर कोई करना चाहे तो फिर ये क्या होगा, ये मिलीशियसली होगा। यानी चाहे वो जुडिशियल प्रोसीजिंग के किसी भी स्टेज के ऊपर जो है अगर वो कोई चीज़ मेक करता है, यानी यहाँ पे आगे डिटेल बताई गई है, इसको हम देखेंगे। सो इन स्टेज का क्या मतलब है कि यानी सिर्फ फाइनल जजमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग से अगर पहले भी कोई स्टेज है, ठीक है, यानी इंक्वायरी हो गई, कोई इंटरम ऑर्डर है, कोई रिमांड का स्टेज है, ठीक है, किसी रिपोर्ट की सबमिशन है, या किसी एविडेंस की डिटर्मिनेशन है, तो ये सब जो है ये इन स्टेज में आ सकता है, ठीक है, सब इसमें जो है वो शामिल हैं। सो इसका जो लिंक है वो किसके साथ है, वो अगेन फिर CRPC के साथ जो है वो बनता है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो
लार्जली सीएपीसी स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं। अब बात वो जो ये जो हु एवर है यानी पब्लिक सर्वेंट ये क्या चीज़ करेगा? ये करेगा कोई रिपोर्ट बनाना, कोई आर्डर, कोई वर्डिक्ट या कोई डिसीजन विच ही नोज टू बी कंट्रेरी टू लॉ। यानी वो क्या करे? मेक्स और प्रोनाउंस एनी रिपोर्ट, चाहे वो बनाए या चाहे वो ओरली सुनाए यानी प्रोनाउंस करे। क्या चीज़? कोई रिपोर्ट बनाए या जो है वो कोई आर्डर यानी हुक्म जारी करे या कोई वो फैसला दे, ठीक है, वर्डिक्ट बताए सुनाए या जो है वो कोई डिसीजन सुनाए, जबकि वो अच्छी तरह जानता हो कि कानून के खिलाफ है यानी क्या है? कंट्रेरी टू लॉ है। तो उस अफसर के ऊपर जो पब्लिक सर्वेंट है उसके ऊपर 219 जो है लगेगा और उसकी जो सज़ा होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शंस जो एक्सटेंड हो सकती हैं 7 ईयर तक। फ़ाइन भी लग सकता है या दोनों सज़ा भी हो सकती है यानी इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन भी। अब अगर ये जो पब्लिक सर्वेंट है अगर ये कोई जज हो तो फिर क्या होगा? तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 299 है ना, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करता है, ये उसके साथ लिंक है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये है आर्टिकल नंबर 209, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करता है। और 2095 जो है ना, वो ये कहता है कि इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स द कौंसल और द प्रेसिडेंट, या तो मतलब जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है उसको पता चले या प्रेसिडेंट को कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज ये क्या है? पब्लिक सर्वेंट है ना, सेक्शन 21 पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर। नंबर ए, अगर वो इनकेपेबल है, ये तो हमारे उसके साथ रिलेटेड नहीं है आज के उस सेक्शन के साथ। प्रॉपरली परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस बाय रीजन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, ये रिलेटेड है कि मे हैव बीन गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। और मिसकंडक्ट कब होगा? जब वो लॉ को डिसोबे करेगा, करप्शन करेगा, ठीक है। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि द प्रेसिडेंट शैल डायरेक्ट द काउंसिल और द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन इंक्वायर इनटू द मैटर। तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो, या जो काउंसिल है वो सोमोटो एक्शंस के ज़रिए से खुद जो है वो क्या कर सकती हैं? इस मैटर को इंक्वायर कर सकती हैं, इंक्वायरी बिठाएगी और फिर उसके बाद जो है क्या होगा? यानी जो काउंसिल है ये इंक्वायरी शुरू करिए। जो आर्टिकल 206 है वो फिर ये कहता है कि इफ़ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, जब उस मैटर की इंक्वायरी हो जाएगी कि अन पब्लिक सर्वेंट्स ने क्या किया है, कोई करप्शन की है, ठीक है, और यानी कोई मिसकंडक्ट किया है या अपनी ड्यूटी की जो है वो वायलेशंस की है, तो फिर जब मामला जो है वो इंक्वायर हो जाएगा तो फिर इसके बाद जो है आर्टिकल 2096 में जो है जब इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद इस क्लॉज के तहत अगर कौंसल इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि जज जो है उसने सच में मिसकंडक्ट किया है अंडर सेक्शन 219 पीपीसी, यानी करप्ट या मिलीशियस एक्ट अगर उसने किया है, तो फिर कौंसल अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को भेजती है कि इस जज को उसके ओहदे से क्या किया जाए? रिमूव किया जाए। द कौंसल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट इट इज़ ऑफ द ओपिनियन that the judge is incapable of performing the duty of his office or his being guilty of misconduct and that he should be removed from office. The president may remove the judge from office. और यहाँ पे एक जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो अभी 26 अमेंडमेंट है ना, उसमें जो है जो आर्टिकल 2096 है उसके तहत जो कौंसल है ना उनके लिए अब ये लाजमी करार दिए गए हैं कि अपनी जो इंक्वायरी है वो बिना किसी अननेसेसरी डिले के जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो क्या करें? कंप्लीट करें। सो ये जो है आर्टिकल 209, यहाँ पे 2095 और 6 जो है वो इसके साथ लिंक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, लेकिन सिर्फ उस केस में अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हों। और जो सीआरपीसी है इसके साथ अगेन जो सेक्शन नंबर 195(1)(b है वो रिलेवेंट है, जो प्रोसीजर बताता है 476 में, और इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। जहाँ पे जो 476 है वो समरी ट्रायल का कहता है कि क्योंकि इन सेक्शंस के अंडर अगर कोई शख्स जो है ये ऑफेंस कमिट कर लें तो फिर पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकती। जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो क्या करेगा? वो पहले कंप्लेंट दाखिल करेगा, फिर उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगी।
अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 20 को, परमिटमेंट फॉर ट्रायल और confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law. ये जो सेक्शन है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, यानी ये उन पब्लिक सर्वेंट के बारे में जो है बात करता है जो क्या करते हैं कि किसी को मिलिशियस कन्फाइनमेंट में, कैद में जो है उनको बेचते हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी के ऊपर ट्रायल कर सकें, ट्रायल चला सकें या उनको कन्फाइनमेंट में रख सकें। लेकिन अब उनके पास पावर तो होती है, लेकिन अगर वो ये सब किस नीयत से करते हैं, अगर वो जो है इसको करप्टली या मिलिशियसली जो है अपनी ड्यूटी यानी इस नीयत के साथ किसी को ये काम करते हैं, किसी को नुकसान देने की वर्ष से, तो तब 220 जो है वो अराइज होगा। ये सेक्शन कहता है कि हु एवर बीइंग इन ऑफिस विच गिव्स हिम लीगल अथॉरिटी, लाजमी बात है अगर वो पब्लिक सर्वेंट है और उसके पास पावर है, यानी उसके पास लीगल अथॉरिटी भी होनी चाहिए और पब्लिक सर्वेंट भी होना चाहिए, ठीक है। वी कमिट पर्सनस फॉर ट्रायल, कि वो क्या कर सके, ट्रायल किसी शख्स के ऊपर कर सके या जो है वो उसको कन्फाइनमेंट में बेच सके, और टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट। और इसमें कौन लोग ज़्यादातर शामिल होते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट या जेल की अथॉरिटी या रिमांड की अथॉरिटी या कोई डिटेंशन ऑफिसर है या कस्टडी रिलेटेड जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये जो है ये सेक्शन जो है ये अब्यूज़ ऑफ पावर को पनिश करता है। वो क्या करता है कि वो करप्टली और मिलिशियसली कमिट एनी पर्सन फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट और कीप्स एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं या ये जो ऑफिसर है वो क्या करता है, यानी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करप्टली या मिलिशियसली यानी रिवेंज हो सकता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, कोई इलीगल फेवर हो सकता है किसी को, उसके साथ वो क्या करता है कि वो जो है किसी बंदे को जो है सेंड करता है किसी कहाँ पे, यानी कमिट एनी पर्सन किसी कस्टडी में, जेल में, डिटेंशन में या ट्रायल प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये सब यहाँ पे मेंशन है। इन कन्फाइनमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के एक्सरसाइज करने में, जो वो अथॉरिटी उसको लॉ ने दी हुई है, लेकिन वो उस अथॉरिटी को कैसे यूज़ कर रहा है, करप्टली एंड मिलिशियसली, नोइंग दैट एंड सो डूइंग ही इज़ एक्टिंग कंट्री टू लॉ, उसको अच्छी तरह मालूम है कि वो जो कुछ कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, तो वो शख्स जो है पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, फ़ाइन भी लग सकता है, ये दोनों। अब ये जो है यहाँ पे ये डायरेक्ट जो है सीआरपीसी के साथ लिंक है। सीआरपीसी के कौन से सेक्शंस के साथ, जो रिमांड की बात करते हैं, वारंट की बात करते हैं, जुडिशियल कस्टडी, डिटेंशन प्रोसीजर, ट्रायल कमिटमेंट, ठीक है। तो ये सब जो है सीआरपीसी स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करते हैं और ये सब जो है इसी सेक्शन के साथ तो इन इन टर्म्स के साथ जो है वो क्या है, ये इन टर्म्स के साथ क्या है, रिलेवेंट है। और सिमिलरली अगर ये जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं अगर ये किसी को इलीगली डिटेन करते हैं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 10A है उसकी भी तो वायोलेशन कर रहे हैं ना, जो हमें फंडामेंटल राइट देता है रिगार्डिंग सेफगार्ड इज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कोई भी अगर ऐसा शख्स जो है यानी जो जिसको लॉ ने अथराइज़ किया हुआ है इन कामों के लिए और उसको मिसयूज़ करते हैं तो फिर उसके ऊपर जो है वो तो आर्टिकल 10A की वायलेशन करेगा, लेकिन जो सिटीजन्स हैं जो यानी मुतासरा शख्स हैं वो हाई कोर्ट में जो है अंडर आर्टिकल 199 जो है वो डायरेक्ट रिट जो है वो हिबियस कॉर्पस का वो दे सकता है, फाइल कर सकता है। और अगर ये जो अथॉरिटी है ये कोई पुलिस वाला है तो फिर जो है उनको डबल पनिशमेंट मिलेगी। इसके साथ जो है उनके लिए पुलिस आर्डर जो है 2002 के वो भी जो है यहाँ पे लग सकते हैं। और उसका जो आर्टिकल 155 है वो ये कहता है कि अगर जुर्म किसी पुलिस अफसर ने किया हो तो उस पर जो है यानी अगर उसने कोई 155 के अंडर कोई इन्फ्लिक्शन ऑफ टॉर्चर या एक्सेस जो है या अपनी एब्यूज़ ऑफ लॉफुल अथॉरिटी जो है अगर वो यूज़ की है तो फिर जो लॉ है ना वो क्या करता है कि BC का 220 जो है उसके साथ लगाता है और ये जो 155 है ये भी लगेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 221 को, ये कहता है इंटेंशनल ओमिशंस टू एप्रीहेंड एंड द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। ये सेक्शन तब लगता है जब पुलिस या कोई पब्लिक अथॉरिटी नोइंगली क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करती या उसको भागने देती है। Whoever being a public servant legally bound is such public servant to apprehend or to keep in confinement any person charged with or liable to be apprehended for an offense। अगर कोई शख्स है जो पब्लिक सर्वेंट है यानी पब्लिक सर्वेंट होना लाजमी है
वो लीगली बाउंड है उसकी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कि वो क्या करे, किसी को एप्रीहेंड करे, अरेस्ट करे और टू कीप इन कन्फाइनमेंट या उसको कन्फाइनमेंट में रखे एनी पर्सन चार्ज विद आर लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड। दो कैटेगरीज यहाँ पे बताई गई है कि ऑलरेडी जो है वो चार्ज एक्यूज्ड है या जो विद ठीक है, आर लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड या जो है वो क्या है, एप्रीहेंशन के लिए लाइबल है, यानी वो क्या है, वांटेड है, यानी लीगली अरेस्टेबल है, लेकिन वो किसी ऑफेंस में। अब ये जो पब्लिक सर्वेंट है वो इंटेंशनली ओमिट करता है उसकी एप्रीहेंशन को, और यानी उस शख्स को नहीं पकड़ता, और इंटेंशनली सफ़र सच पर्सन टू एस्केप, या उस शख्स को इंटेंशनली भागने देता है, और इंटेंशनली एड सच पर्सन इन एस्केपिंग, या इंटेंशनली जो है उसकी मदद करता है ताकि वो भाग सके, और अटेम्प्टिंग टू एस्केप, इवन कि अगर वो उसकी मदद कामयाब ना भी हो जाए, अगर वो अटेम्प्ट स्टेज के ऊपर भी हो, अगर वो पकड़ा जाए तब भी 221 लगेगा उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। फ्रॉम सच कन्फाइनमेंट, यानी उसकी कन्फाइनमेंट से भागने में उसकी कोशिश कर रहा हो, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इस तरह होगी, with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, with or without fine, if the person in confinement or who ought to have been apprehended was charged with or liable to be apprehended for an offense punishable with death। अब इसको समझें। देखें, अगर ये जो शख्स है ना, जो वो है, इफ़ द पर्सन इन कन्फाइनमेंट, अगर वो किसी कन्फाइनमेंट में है या जो है वो वांटेड है, ठीक है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना है, उसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो लगाए, या जो है लाइबल टू बी एप्रीहेंड है, ठीक है, अगर वो उन ऑफेंसेस में इन कैटेगरीज के ऊपर पूरा उतरता हो, यानी इन जराइम में, यानी उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है, तो फिर उसकी जो सज़ा होगी, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है जो उसकी मदद कर रहा है, उसकी सज़ा क्या होगी, एक्सटेंड टू 7 ईयर उस पब्लिक सर्वेंट की सज़ा होगी, विद और विदाउट फाइन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, विद और विदाउट फाइन, इफ़ द पर्सन इन कन्फाइनमेंट और हु ऑट टू बी, सेम वही चीज़ है, अगर वो ऐसी चीज़ के लिए जो है लाइबल है, यानी ऐसे ऑफेंस में वो रिक्वायर है, या ऐसे ऑफेंस में वो कन्फाइन हुआ है, अरेस्ट हुआ है, यानी उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो लॉ में उसकी पनिशमेंट जो है, जो प्रिंसिपल ऑफेंस है उसकी बात हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफेंस की अगर पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या जो है इम्प्रिजनमेंट अगर वो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, तो फिर जो पब्लिक सर्वेंट है जिसको ये ओमिशन कर रहा है उसको एप्रीहेंड करने से, या उसको भागने में मदद दे रहा है, कोशिश कर रहा है, या इंटेंशनली उसको भगा रहा है, तो फिर ये जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी सज़ा जो होगी 3 साल होगी, विद और विदाउट फाइन। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर जो शख्स कन्फाइंड है, या मतलब ये जो सारी कंडीशंस हैं, अगर वो किसी ऐसी ऑफेंस में रिक्वायर है, यानी उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो पनिशमेंट है वो लेस देन 3 इयर्स है, और तो फिर उस सूरत में अगर पब्लिक सर्वेंट उसको फ़रार देने में कोई मदद कर रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा, ठीक है, अगर वो वांटेड है, इश्तिहारी है, और जो पब्लिक सर्वेंट है उसको नहीं पकड़ रहा, तो फिर उस सूरत में जो पब्लिक सर्वेंट है ना उसकी सज़ा क्या होगी, वो जो है 2 ईयर होगी, या उसके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है, या फ़ाइन जो है नहीं भी लग सकता। सो अब हम देखते हैं 222 को। ये जो है ना, ये इसका 221 का सिवियर फॉर्म है, ठीक है, इस 221 सेक्शन का, यानी सेक्शन नंबर 221 जो है ना, इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है वो जिस मुलजिम को भगाता है ना उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम होता है, यानी वो अंडर ट्रायल होता है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 222 है जिसको अभी हम देखेंगे, इसमें जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो उस मुजरिम को भगाता है या उसकी मदद करता है जिसे अदालत ने जो है क्या किया हो, और सज़ा जो है वो सुनाई हो, यानी अंडर सेंटेंस जो है वो हो, या जिसे कानून जो है, यानी कानूनी तौर पर जो है वो जेल भेजा जो है जा चुका हो। यानी जो सेक्शन नंबर 221 है वो क्या कहता है, वो प्री कन्विक्शन एनफोर्समेंट फेलियर की बात करता है मोस्टली,
जो 222 है वो पोस्ट कन्विक्शन और फॉर्मल कस्टडी बिट्रेल की बात करता है। सो इसका टेक्स्ट कहता है कि हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट legally bound is such public servant to apprehend or keep in confinement any person under sentence of a court of justice for an offense। यानी पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है और लीगली बाउंड होना ज़रूरी है, यानी वो पब्लिक सर्वेंट जो है अपने ऑफिशियल के पीसीटी में जो है वो हो, यानी लीगल के बाउंड से क्या मुराद है यहाँ पे कि ऑफिसर जो है उसके ऊपर लीगल कस्टडी ड्यूटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वारंट, इम्प्रिजनमेंट, एग्जीक्यूशन या जेल कस्टडी, जेल कन्फाइनमेंट, ये जो है ये सीआरपीसी हमें उसका जो और जो प्रिजन लॉ है ना, ये इन दोनों लॉज को रेगुलेट करते हैं। यानी लीगली बाउंड किस चीज़ के लिए है कि वो किसी शख्स को यानी एनी पर्सन को अप्रीहेंड करे या उसको जो है कन्फाइनमेंट में रखे अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है उसको जो है वो क्या सज़ा जो है वो सुनाई हुई है किसी ऑफेंस के लिए, और लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी, यानी या उसने जो है कोई ऐसी उसको ना जेल भेजने की जो सज़ा है वो उसको मिल चुकी है। अब ये जो पब्लिक सर्वेंट है वो इंटेंशनली ओमिट करता है टू अप्रीहेंड सच पर्सन, यानी उस शख्स को जाने देता है, नहीं पकड़ता, और इंटेंशनली सफ़र्स सच पर्सन्स टू एस्केप, या उसको जो है अब भागने देता है। इंटेंशनली एड सच पर्सन इन एस्केपिंग, या उसको फ़रार में कोई इंटेंशनल मदद देता है किसी भी किस्म की, चाहे अगर फॉर एग्जांपल कोई जेल में है तो जेल का जो अमला है वो कौन है, वो पब्लिक सर्वेंट है ना, अगर वो उसको भागने में मदद देते हैं या इवन अगर वो कोशिश भी करते हैं उसके फ़रार में फ्रॉम सच कन्फाइनमेंट, ठीक है, तो फिर जो ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स होंगे उनकी जो पनिशमेंट होगी, अब ये उसकी पनिशमेंट है। With the imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years with or without fine if the person in confinement or who ought to have been apprehended is under sentence of death। अगर उसको सेंटेंस ऑफ डेथ की सज़ा जो है यानी डेथ पेनल्टी जो है उस जो एस्केपर है या जो ऑफेंडर है उसको सज़ा सुनाई जा चुकी है, और जो पब्लिक सर्वेंट है फिर भी अगर इनमें से कोई भी जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल कर रहा है, यानी या तो ओमिशंस कर रहा है, ठीक है, या जो है उसको सफ़र फ्रॉम एस्केप कर रहा है, सफ़र टू एस्केप कर रहा है, या उसको जो है वो एड कर रहा है किस चीज़ में, एस्केपिंग में, या जो है वो अटेम्प्ट टू एस्केप जो है अगर वो कर रहा है, तो फिर किसी भी कंडीशंस में ये जो पब्लिक सर्वेंट होंगे ना उसकी सज़ा जो है वो क्या होगी, वो इतनी सिवियर है, उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो है उसको सज़ा सुनाई जा सकती है, या जो है उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर, या 14 साल की सज़ा जो है उसको फ़ाइन या विदाउट फ़ाइन जो है सज़ा सुनाई जा सकती है। इस सूरत में अगर शख्स जो है वो क्या हो इस जुर्म में जो है मुलविस हो, यानी क्योंकि यहाँ हमने कहा है ना कि अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ने सेंटेंस सुनाई नहीं है, अगर कोर्ट ने ये सेंटेंस उसको डेथ की उसमें सुनाई हुई है तो फिर जो है पब्लिक सर्वेंट की सज़ा भी ज़्यादा होगी। तो अब ये जो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट की सज़ा जो होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, पब्लिक सर्वेंट की सज़ा हो सकती है विदाउट विद और विदाउट फाइन अगर जो शख्स है कन्फाइनमेंट में और हु आउट टू हैव बीन एप्रीहेंडेड is subject by sentence of court of justice or by virtue of a commutations of such sentence to imprisonment applied, यानी अगर उस शख्स की जो सज़ा है ना वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की किसी जुर्म या उससे ज़्यादा के सज़ा में जो है यानी कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई हुई है, तो फिर इस सूरत में जो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसकी मदद करेगा तो उसके पब्लिक सर्वेंट की जो सज़ा होगी वो 7 ईयर तक होगी विद और विदाउट फाइन। यहाँ पे कम्यूटेशन जो है ना, कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, यानी जो ओरिजिनल पनिशमेंट होती है ना उसको लीगली चेंज या रिड्यूस कर देना, यानी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो सेंटेंस को किसी लाइटर पनिशमेंट जो है वो में वो कन्वर्ट कर देगी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो फिर उसकी जो सज़ा है अगर वो कम्यूटेशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है, ठीक है, तो ये फ़िक्स टर्म इम्प्रिजनमेंट या कोई 10 साल या 7 साल इस तरह अगर वो हो गई है, या उस पब्लिक सर्वेंट की जो सज़ा होगी वो क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी जो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है विद और विदाउट फाइन। अगर वो शख्स जो है जिसकी वो मदद कर रहा है वो जो है किसी ऐसे जुर्म में जो है वो मुलविस था, यानी उसकी सज़ा जो है
किसी ऐसे जुर्म में थी या उसको ऐसे इतनी सज़ा सुनाई दी गई है कि नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर यानी 10 साल से कम, तो पे और इफ़ द पर्सन वाज लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ़ द पर्सन वाज लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी यानी इलीगल डिटेंशन ना हो, बल्कि जो है कोर्ट ऑर्डर या लॉफुल अरेस्ट हो या जुडिशियल रिमांड हो या लीगल डिटेंशन पावर जो है एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। अगर कस्टडी खुद इलीगल हो तो फिर जो है फिर तो ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होगी ना, ठीक है। सो यहाँ पे कमिटेड का क्या मतलब है? कमिटेड का ये मतलब है यानी ऑफिशियली उसको भेजना, ठीक है। यानी कोर्ट किसी पर्सन को जेल भेजती है, जुडिशियल रिमांड देती हैं, कस्टडी अथराइज करती हैं, तो उसको कमिटेड टू कस्टडी जो है कहा जाता है। और कस्टडी क्या होती है? यानी स्टेट के कंट्रोल में, कन्फाइनमेंट में, यानी जेल, लॉकअप, जुडिशियल कस्टडी, प्रिजन या लॉफुल डिटेंशन सेंटर है, ठीक है। तो फिर जो है जो पब्लिक सर्वेंट उसकी मदद करेगा, तो फिर उस पब्लिक सर्वेंट की जो सज़ा होगी वो 3 साल तक होगी विद और विदाउट फाइन के। सो अब हम देखते हैं 223 को। ये कहता है एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। जो सेक्शन नंबर 221 और 222 को ये उसका नेग्लिजेंट वर्जन है, क्योंकि 221 और 222 में इंटेंशनल एस्केप और इंटेंशनल ओमिशंस की बात हो रही थी, और यहाँ किस चीज़ के ऊपर फोकस है? नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस के ऊपर जो है फोकस है। यानी जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लापरवाही की वजह से प्रिजनर या जो अक्यूज्ड है उसको भागने देता है, तो फिर उसके ऊपर जो है ये सेक्शन 223 जो है लगता है। Whoever being a public servant legally bound is such public servant to keep in confinement any person charged with or convicted of any offense, चाहे वो चार्ज हो, ठीक है, या वो कन्विक्टेड हो चुका हो किसी ऑफेंस में, और लॉफुली कमिटेड टू कस्टडी, इसको हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। नेग्लिजेंटली सफर सच पर्सन टू एस्केप, अपनी गफलत की वजह से अगर वो फरार हो जाते हैं वो शख्स फ्रॉम कन्फाइनमेंट, तो फिर ये जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 2 ईयर तक जो है वो बढ़ सकती हैं, या उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी। इस वजह से आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो क्या करती हैं, किसी को फरार होने नहीं देती, पुलिस हो चाहे जेल का अमला हो। इस वजह से कैदियों की इतनी ज़्यादा उसके ऊपर से स्ट्रिक्ट निगरानी रखी जाती है। हर दिन जो कैदी हैं जेल में उनकी गिनती की जाती है, ठीक है। सो इसी वजह से, क्योंकि अगर जेल से कोई भागा जाएगा और जिस शख्स की ड्यूटी होगी, चाहे दिन हो या रात हो, जिम्मेदारी तो उस ऑफिसर की बनती है ना, तो फिर तो उसी के ऊपर बात आएगी। सो जो सीआरपीसी है ना, चूँकि वो हमें प्रोसीजर बताता है, तो उसका जो सेक्शन नंबर 66 है ना, वो ये कहता है कि जिस पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से कोई शख्स जो है भाग जाए, यानी पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रिटेक। If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped, यानी जिसकी कस्टडी से वो भाग जाता है, जिसकी ड्यूटी होती है, or was rescued, may immediately pursue and arrest him in any place in Pakistan। यानी जिसकी गफलत की वजह से कोई कैदी जो है वो भाग जाएगा, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर की पीपीसी का 223 सेक्शन लगेगा। फिर उसके बाद जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो उसको क्या करेगा, इस सेक्शन के अंडर जो है उसे उस शख्स को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो है दोबारा अरेस्ट करने का टास्क जो है उसको दोबारा दे देती है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी कमेंट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, या अगर इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।